मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले जातिगत जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर लगी रोक हटा ली है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस मसले को लेकर बीजेपी को निशाने पर ले लिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर कहा कि भाजपा जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करवाना चाहती थी, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने इस पर लगी रोक को हटाकर हर वंचित शोषित के लिए सामाजिक न्याय ही नहीं बल्कि आने वाले समय में आर्थिक न्याय का भी रास्ता खोल दिया है। कमलनाथ ने आगे कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग जब अपने अधिकारों के लिए मिलकर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो ये प्रभुत्ववादी सोच के गिनती के लोग सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली इस गिनती गणना के आगे कहीं नहीं टिकेंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना सबके हक की आनुपातिक हिस्सेदारी की राह खोलेगी और सच में लोकतंत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। भाजपा की सामंती सोच गैर बराबरी और दमन की रही है, इसलिए वो गरीब कमजोर के हक को मारने के लिए जातीय जनगणना की विरोधी है। जनता जातीय जनगणना को रोकने वाली भाजपा को अगले चुनाव में इस तरह बहिष्कृत करेगी कि मतगणना के दिन न तो उनके नेता दिखाई देंगे और न ही उनके प्रत्याशी। भाजपा सामाजिक हकमारी का प्रतीक है। नाथ के इस ट्वीट के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना को जरूरी मान रही है, तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर जातिगत जनगणना जरूरी है तो कांग्रेस 70 साल तक इसका ख्याल क्यों नहीं रख पाई। ये बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। आज देश में जातिगत जनगणना होनी आवश्यक है, इसलिए कि हम जाने तो कि वास्तव में स्थिति क्या है, कौन पीछे खड़ा है, कौन आगे खड़ा है, किसके पास संसाधन नहीं पहुंच रहे हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी है इस देश में। सामाजिक न्याय अगर हमें सुनिश्चित करना है इस देश में तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन लोग कितने हैं, किस हालत में हैं, कितनी उनकी शिक्षा है, कितनी कैसी उनकी आर्थिक स्थिति है। तो ये जातिगत सर्वेक्षण के बाद सामने आएगा। आदरणीय कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी और आप खास तौर पर जिस तरीके से चुनाव के समय सद्भावना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, उस चोले को जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। 75 साल आजादी के हुए, जिसमें 50-55 साल आपकी सरकार केंद्र में रही, आपके पास निर्णय करने का पूरा अधिकार था, राज्यों में आपकी सरकार रही, तब आपने इस प्रकार की मंशा नहीं दिखाई। आजादी के बाद से आपका इस विषय पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता ने देखा भी है, समझा भी है और अब उसका चप्पर फाड़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट देके जवाब भी देगी। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई में जातिगत समीकरण साधने पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। ओबीसी को 27% आरक्षण पर यहां पहले से दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ओबीसी को 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना कराने का वादा कर चुके हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना पर हाई कोर्ट के फैसले ने फिर कांग्रेस को ओबीसी वोटों को साधने का मौका दे दिया है। देखना ये है कि कांग्रेस इसका कितना फायदा उठा पाती है और बिहार यूपी के बाद मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग से बीजेपी को कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जाति का बहाना चुनावी निशाना में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। पटना हाई कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश में क्यों हो रही सियासत। जातिगत जनगणना का समर्थन कर कौन सा दांव चल रहे कमलनाथ। जातिगत जनगणना इतनी जरूरी तो 70 साल क्यों नहीं आया, कांग्रेस को ख्याल, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। बीजेपी को क्यों हो रहा जातिगत जनगणना पर ऐतराज। तो एक बार फिर जातिगत जनगणना पर जो सियासत है वो दिखाई दे रही है। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है और जातिगत जनगणना पर जिस तरह से रोक लगी थी वो वहां पर हटा दी गई है और उसी के बाद कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। कई तरीके से कहा जा रहा है कि शोषित, वंचित या जो पीछे पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनको भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं आने देना चाहती। इसके अलावा भाजपा जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करवाना चाहती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं जातिगत जनगणना सबके हक की आनुपातिक हिस्सेदारी की राह खोलेगी। यह भी कांग्रेस कह रही है जातिगत जनगणना से सच में लोकतंत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर आएगी। और तमाम सारे सवाल कांग्रेस और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसको लेकर जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सवाल खड़े किए हैं और चुनावी साल में सियासत और राजनीति जारी है। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोविंद मालू जी। गोविंद जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस। स्वागत है संतोष जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में। रमेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे मालू साहब आपके पास में आता हूं। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया है और जातिगत जनगणना पर जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है, और उसी के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तमाम सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए हैं। वो कह रहे हैं कि जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी उलझनों में भारतीय जनता पार्टी फंसा कर रखना चाहती। वो नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो। वो ये नहीं चाहते कि इस देश में, इस प्रदेश में किस वर्ग की, किस जाति की क्या स्थिति है। क्या कहेंगे मालू साहब? देखिए, हम जाति और वर्ग की राजनीति नहीं, न हम वैमनस्यता की राजनीति करते, न वर्ग संघर्ष, न भाषाई संघर्ष की राजनीति करते। कांग्रेस ने शुरू से भाषाई संघर्ष के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिश की, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देकर हिंसा की बलिवेदी पर कई वर्ग संघर्ष में कई बलिदान दिए गए। और मैं एक बात कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये रोज स्टैंड क्यों बदलते हैं, एक बात पर आयत क्यों नहीं लेते? जब 1935 के में जब अंग्रेजों ने जनगणना जातिगत 33 में करवाई तब कांग्रेस विरोध करती थी इसका। आजादी के बाद भी इतने साल बाद उनको याद नहीं आई सामाजिक दायित्व और उनके कल्याण की। तब क्या हो गया था? तब कुछ नहीं हुआ था। मंडल कमीशन ये लाए क्या? मंडल आयोग इन्होंने लागू किया क्या? कौन सी जाति की इन्होंने चिंता की? पिछड़े वर्ग की, अति पिछड़े की किसी चिंता की इन्होंने? ये केवल पाखंड करते हैं, ये केवल राजनीति करते हैं, और उसमें चाहे किसी का भी नुकसान हो, इनको कोई मतलब नहीं है। देश का एकता, अखंडता को कोई छेक लग जाए उससे भी कोई लेना देना नहीं है। 50-60 साल तक ये विरोध करते रहे। अब कहते हैं कि नहीं, जातिगत जनगणना कराई जाएगी। किस तरह से समाज में तोड़ा जाए, समाज को बिखराव पैदा किया जाए। ये मुस्लिमों में इन्होंने यही किया, वोट बैंक की राजनीति की। आदिवासियों में वोट बैंक की राजनीति की। धीरे धीरे इनके पास से छिटक गए। अब ये उसमें फिर जातिगत जनगणना के सवाल को खड़ा करके, और उसका सही उद्देश्य नहीं है, पवित्र उद्देश्य के लिए यदि काम किया जाए। लेकिन लगातार जिस चीज का ये विरोध करते रहे, आज क्या तर्क दे सकते हैं उसकी कराने के पीछे? इतने दिन से इनको समाज के कल्याण का ध्यान नहीं आया। इसे इतने दिनों से इनको सामाजिक रूप से अति पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, उनकी चिंता, बेहतरी की चिंता नहीं की कभी इन्होंने। इसलिए ये आज नई बात करके ये नया एक वोट बैंक की राजनीति का एक नया शिवोपा है। वो जो कब्दूर पराजय हो रही है, तो किसी चीज में देखते हैं कि यहाँ कोई लाभ हो जाए। ठीक है, चलिए संतोष सिंह गौतम साहब के पास में आता हूं। संतोष सिंह गौतम साहब, आप सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इतने दिन आप सत्ता में रहे देश में, आपको तब जातिगत जनगणना की याद नहीं आई, अब आप उनके हितैषी बन रहे हैं। देखिए राजेश जी,
लगातार कांग्रेस पार्टी दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करती रही और ये कांग्रेस की सरकार थी आजादी के बाद सौभाग्य से, जिसके कारण आरक्षण इस देश में लागू हो पाया, जिसका कि मनुवादी ताकतें शुरू से विरोध करती रही, अंबेडकर का विरोध करती रही, आरक्षण का विरोध करती रही, संविधान का विरोध करती रही और तिरंगे का विरोध करती रही। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच कोई नई नहीं है। 1960 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वाधिक पूज्य गुरु गोलवलकर ने गुजरात विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा था कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जिन्होंने उत्तर से ले जाकर नंबूदरी ब्राह्मणों को दक्षिण में बसा दिया, फिर वो यह विधान बना दिया कि वहां से उत्पन्न किसी भी जाति की महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होगी। तो आप ये समझिए कि गुरु गोलवलकर की सोच किस तौर पर पतित थी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वाधिक पूज्य गुरु थे, उनकी ये सोच थी और गुजरात विश्वविद्यालय में उन्होंने भाषण दिया था, ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है। तो भारतीय जनता पार्टी का गुरु जी को पढ़े पहले, आदिवासियों के प्रति क्या सोच हो सकती है, ये तो गुरु गोलवलकर की सोच से ही परिलक्षित होता है। तो गुरु गोलवलकर की सोच यदि मनुवादी रही है तो भारतीय जनता पार्टी की समग्र सोच में वो बातें आई है। मालू जी अपनी बारी में बोलिएगा, राष्ट्र की धारणा को समझ लो उनके। मालू साहब संतोष जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास तत्काल आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मालू जी हाथ जोड़ के जी झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? कहना चाहता हूँ झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे भी। भारतीय जनता अरे पार्टी पढ़े पूरा पढ़े, उनके उद्गत न करें, कहीं पे भी कुछ भी अपने मन गढ़ंत बातें न करें। इतिहास को पढ़ा हो, किसी का साहित्य पढ़ा हो तो बात करें। की सोच से निकली है, आरएसएस की सोच से निकली है, मनुवादी सोच से निकली है, अंबेडकर का अपमान करने से निकली है, संविधान का अपमान करने को निकली है। गुरु गोलवलकर कहते थे कि इस तिरंगे को देखकर हमें एक शून्य की उत्पत्ति का भाव होता है। तिरंगे को हाईटेक इन्होंने कर दिया, तिरंगे इनका फुफुती है क्या? वो आज ऐसी बात कर रहे हैं। मालू जी चाहे तो तिरंगे का उपयोग करके मदरलैंड पढ़ ले या विचार लेकिन संतोष जी वो कह रहे हैं कि अगर वाकई इतनी अहमियत कांग्रेस इसकी मानती थी तो फिर आपके जब शासन रहा, सरकार रही, तब क्यों आपने जातिगत जनगणना नहीं कराई, या फिर जहां पर सरकारें आपकी है वहां आप क्यों नहीं करा रहे हैं? राजेश भाई जी बिल्कुल राजेश भाई, मैंने वही कहा कि जब जिस चीज की जरूरत पड़ी दलितों के और आदिवासियों को, पिछड़ों को उत्थान के लिए, जब आरक्षण की जरूरत पड़ी तब आरक्षण दिया। लेकिन आज जरूरत है, समाज में जिस तरीके से विघटन हो रहा है, जिस तरीके से दलितों आदिवासियों को दबाया जा रहा है, तो ये बात निश्चित हो गई कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना मिलेगा अधिकार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सोच निकली है कि वो आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब कर रही है और दलितों को मल खिला रही है, उससे निपटने के लिए जाति जनगणना। चलिए आता हूं संतोष सिंह गौतम साहब, दोबारा आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में है। रमेश जी, एक बार फिर इसको लेकर बहस छिड़ गई है। लंबे समय से जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से बहस चल रही, लेकर पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद एक बार फिर इस पर, और खासतौर पर मध्य प्रदेश की सियासत और मध्य प्रदेश की राजनीति, या कहें चुनावी साल में जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, क्या नफा नुकसान मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। देखिए, मोटे तौर पर राजेश जी, एक राजनीतिक दलों में एक अभियान चल गया, वो राष्ट्र हित कम देखते हैं, राजनीतिक हित ज्यादा देखते हैं। नीतियां भी जो बनती हैं वो राष्ट्र नीतियां नहीं बनती, राजनीति के आधार पर काम होता है। जहां तक अब जाति का सवाल है, आप अगर देखेंगे तो जाति आधार पर आरक्षण और जो समान नागरिक आचार संहिता, अंबेडकर जी अब संविधान सभा में उन्होंने समान नागरिक आचार संहिता के पक्ष में दिया था। नवंबर 1948 की जो बैठक हुई थी, इस पर पूरे दिन इस पर चर्चा चली। इसी तरीके से जाति आधारित आरक्षण पर अंबेडकर जी इसके बिल्कुल सहमत नहीं थे, इसलिए इसको अस्थायी तौर पर लगाया गया। मोटे तौर पर ये जो कंसेप्ट था, भारत में जाति का कंसेप्ट नहीं था, भारत में वर्ण का कंसेप्ट था। हमारे यहाँ पुराणों में जो 7 जातियों का उल्लेख आता है, वो 7 जातियां हैं, मनुष्य है, गंधर्व है, किन्नर है, दैत्य है, देव है, वो जो नाग है, वो जातियों का वर्णन आता है। ये जो मनुष्यों के बीच की जातियां, ये षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया था। हमारे यहाँ वर्ण था, कार्य के आधार पर वर्ण था। ये अंग्रेजों ने 1773 में चर्च से सर्वे कराया और वो रिपोर्ट आई, उस आधार पर उन्होंने काम किया। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद कहीं ना कहीं, यद्यपि क्योंकि एक बड़ी, कई बार हमारी जो उदारता होती है, वो उदारता हमको नुकसानदेह हो जाती है। जिस उदारता के तहत, मैं उसको गलती नहीं कहूंगा, मैं उदारता के तहत
माउंटबेटन को हमने लिया और शासन का ज्यों का त्यों सिस्टम ज्यों का त्यों लिया, तो अंग्रेज सारे षड्यंत्र यहाँ पर थोप करके चले गए और उसमें ये जातिगत आधारित काम भी आता है। निश्चित रूप से जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, उनकी उत्थान का काम होना चाहिए। मगर एक बात मुझे बताइए, कितने लोग हैं, एक व्यक्ति अगर किसी ठीक है किसी जाति से संबंधित है, वो भी आईएएस है, उसका लड़का भी आईएएस है, तो उसके बजाय जो जरूरतमंद है उसको छोड़ दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो जो मंत्री बन गया उसका लड़का भी मंत्री रहा, तो कहीं ना कहीं जो लोग आगे आ गए हैं, फॉरवर्ड क्लास में आ गए हैं, उनको छोड़ करके जो जरूरतमंद हो, उनके हितों की बात हो। तो रमेश जी, सीधा इसका आशय यही है कि ठीक है जनगणना हो, न केवल जातिगत जनगणना बल्कि कौन किस स्तर पर है, आर्थिक स्थिति उसकी क्या है, समाज में क्या स्थिति है, उस आधार पर का जो जनगणना हो, उस आधार पर जो डेटा आए उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उसके आधार पर जो जरूरतमंद है उसके आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। अब अंग्रेज चले गए। फिर एक और बात मैं राजेश जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अंग्रेजों का षड्यंत्र हिंदू समाज के लिए था। आपको जाति आधारित करना तो आप रोमन की अलग और कैथोलिक की अलग क्यों नहीं करते? सिया की अलग, अहमदिया की अलग, और सुन्नी की अलग, और राइन की अलग, और पठान की अलग, सिद्दीकी की अलग, और कुरैशी की अलग क्यों नहीं करते? हिंदू समाज को ही बांटने में क्यों लगे हुए? तो कुल मिलाकर के राजनीति को इस सत्य को समझना चाहिए, जो अंग्रेजों का षड्यंत्र था उस आधार पर देखें। अब हिंदू समाज को बांटने के बहुत काम हो गए, अब कम से कम एकता की बात हो जाए। चलिए एकता की बात हो जाए। मालू साहब क्या कहेंगे? संतोष सिंह गौतम साहब जो कुछ कह रहे थे, आप जवाब देना चाहते थे। मालू साहब, इतिहास को उद्धृत करते हुए की और भारतीय समय समय पर इस बारे में बातें उठाई हैं, तब अंग्रेजों का नामो निशान भी भारत में नहीं था। उसके पहले भी संतोष जी आता हूं आपके पास। मालू साहब की बात आ जाए, फिर आप ही का जवाब मैं मालू साहब से ले रहा हूं जी। यदि हम भारत के संविधान को मानते हैं, यदि हम भारत की आत्मा से प्यार करते हैं, यदि भारत से प्यार करते हैं, तो एकता के प्रयास बल्कि इसके बिखराव के ये महाराष्ट्र में कैसे वर्ग संघर्ष उन्होंने कराया, कैसे वर्सेस ये मराठे और इस तरह के अलग अलग जगह, तेलंगाना में क्या किया, तमिलनाडु में क्या क्या, द्रविड़ आंदोलन कहां से, ये सब इनके पाप है। पंजाब में क्या हुआ, खालिस्तान के भरोसे इन्होंने छोड़ दिया था पंजाब को जलने के लिए, और ये सारी चीजें देश भर में इन्होंने वोट के लिए की। अलग अलग जगह जनजाति में संघर्ष कराए, और जहां पर नहीं हो रहा था वहां उन्होंने धर्मांतरण के लिए छोड़ दिया। आज नॉर्थ ईस्ट में और हमारे यहाँ भी कई जगह जिस तरह से डेमोग्राफी बदल गई स्टेट्स की, उस जिम्मेदार कांग्रेस है। भारत की तो सनातन धर्म है, ये बोलते हैं कांग्रेस के लोग नहीं, सनातन धर्म हमारी छाती नहीं है, हम सनातन धर्मी नहीं है, हम इस्लामिक राष्ट्र हैं या हम किसी गैर सनातनी राष्ट्र हैं। अरे भाई, हमारी जो तामीर, हमारी जो यहाँ पर स्थापना है भारत की, हिंदुस्तान की, वो यहाँ की सनातन धर्म की, सनातन पद्धति की स्थापना है। ये आर्यावर्त कहा जाता था। ये तो इनके पाप के कारण हमारा कश्मीर भी चला गया, हमारा बर्मा भी चला गया, हमारा कई सारे जो देश है, सिक्किम को तो हमने मिलाया, लेकिन वो भूटान और कई सारे जो हमारे पर जो आसपास थे वो हमसे दूर चले गए, पिछड़ गए। इनकी नीतियों के कारण, ये हमेशा वोट बैंक की राजनीति के कारण इन्होंने अंग्रेजों की नीति को अनुसरण किया। ये वास्तव में अंग्रेजों के वंशज ही कहलाएंगे, क्योंकि इनकी कांग्रेस का स्थापना A.W. होम ने की, और जब गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन था इसको खत्म करो, तो लोक सेवक संघ बना, उन्होंने कई नाम दिया था। गांधी जी की बात नहीं मानते, गांधी जी के अनुयायी कहते हैं। इन लोगों ने जितना पाखंड रचा इस देश में, तोड़ की राजनीति की। देखिए, इनके समय दंगे कितने होते थे, देश भर में दंगे होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई दंगे नहीं होते, बिल्कुल शांति बनी हुई है। मुरादाबाद, अलीगढ़ और जाने कहां रोज ये झगड़े कराते थे। वो किस तरह की या यहाँ पर पनाह दी इनको लश्कर तैयबा जैसे, और बाहर के जो हथियार है उनका यहाँ पर मध्य प्रदेश में जखीरा मिला, झिरन्या में बताए। तो ये लोग केवल वर्ग संघर्ष में और वोट में भरोसा करते, देश में भरोसा नहीं करते। जब देश की एकता की बात चलती है तो देश को तोड़ने की बात करते हैं। अभी देश जुड़ा हुआ है तो देश
तो तोड़ने की बात चलिए जवाब ले लेते हैं, संतोष सिंह गौतम जी से जवाब ले लेते हैं। संतोष सिंह गौतम जी कह रहे हैं कि आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये आपका चुनावी दांव है, इससे जोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं कमलनाथ की वजह से ही हाई कोर्ट में अटका था ओबीसी आरक्षण, हम तो ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे रहे थे। प्रदेश की जनता जानती है कि किसकी वजह से अटका था, कौन ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहता। तीन ओबीसी मुख्यमंत्रियों के होने के बावजूद 20 वर्षों तक लगातार असफल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मालू जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों के वंशज है कांग्रेस के लोग। अंग्रेजों के वंशज कांग्रेस के लोग नहीं है, अंग्रेजों के वंशज वो है जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, जो उस समय हलफनामे दे रहे थे, चापलूसियां कर रहे थे, जेल जाने से बच रहे थे, स्वाधीनता आंदोलन का विरोध कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे लोग जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जो अंग्रेजों को पूरा समर्थन दे रहे थे, कह रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन को हम पूरी तरह से दबाएंगे, सेना में भर्तियां कराएंगे अंग्रेजों की, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हटाने का भी इतिहास नहीं है। तो अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के विरुद्ध जो चुगलियां की, क्रांतिकारियों को पकड़वाया अपनी मुखबिरी से, भत्ते लिए उनसे, 60 रुपए महीने तक के भत्ते लेने के इतिहास है। तो वो विचारधारा जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी ही नहीं, उसको ये कहने का हक ही नहीं कि कांग्रेस उनकी वंशज है कि नहीं। असली वंशज तो वो है जिन्होंने राष्ट्रपिता को गोली मार दी, वो किसकी विचारधारा थी। तो जो राष्ट्रपिता की हत्या कर सकते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, देश में दंगे कराते हैं ये लोग लगातार। आपने देखा कि सरदार पटेल ने गृह मंत्री रहते हुए किस प्रकार की तल्ख टिप्पणियां आरएसएस के विरुद्ध की थी, माफी मांगने पर, ये कहने पर कि हम लोग कभी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे, आरएसएस पर से प्रतिबंध उठाया। चलिए फायर राउंड शुरू कर लेते हैं, दोनों मेहमानों को आमने सामने कर देता हूँ, दोनों लोग एक साथ बोल सकते हैं। राजेश सक्सेना जी एक चीज और सुन लीजिए मेरी, भारत का मुकुट चला गया, सहमत नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ जाति व्यवस्था फैली, ऐसा अगर नहीं सरदार पटेल नहीं होते तो देश में एकता नहीं रह पाती, बीच में पाकिस्तान बने होते 2-3। और उसके बाद भी हम जूनागढ़, भोपाल, ऐसी होती है, बीच में पाकिस्तान अधिकार नहीं था शूद्रों को। तो इस प्रकार की बातें हैं जो गुरु गोलवलकर ने कहा कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे कि उत्तर से ले आकर दक्षिणी में नमूद्री ब्राह्मणों को बसा दिया। तो ये क्या आज से कोई नहीं कहा, झूठ बोल रहा हूँ, ये बहुत बातें हैं। अंग्रेजों के ऊपर दोष मढ़ के हमारी तो प्रार्थना में भारत माता की वंदना है भाई। अरे अवृत्ति की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं हम, आप खंडित भारत की बात करते हैं। हम अखंड भारत वाले तो हम ही लोग हैं। दम तो तिब्बत को मिला लो, चीन को मिला लो, बर्मा को मिला लो, दम है बांग्लादेश को मिला लो, बना लो आर्यवर्त। मोतीलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों से करके दिखाइए, याचना करके नेहरू जी को जेल में छुड़वाया। पाकिस्तान को मिलाइए, ईरान को मिलाइए, अफगानिस्तान जेल से छूट के आए थे नेहरू जी। लेकिन संतोष सिंह जी कांग्रेस सिर्फ जातिगत गणना चाहती है या फिर किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति उसकी क्या है, या तमाम सारी की जो चीजें हैं कि वो भी एक डेटा होना चाहिए उसका। निश्चित रूप से हम जाति जनगणना के माध्यम से चाहते हैं कि जो भी समाज की जो स्थिति हो उसको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचे, उसको सामाजिक रूप से लाभ पहुंचे, उसको नौकरियों में लाभ पहुंचे, क्यों नहीं मिलना चाहिए। वर्षों से शोषित और दमित जो समुदाय है, केवल 10 वर्ष के, जैसा रमेश जी ने कहा कि अंबेडकर जी भी 10 वर्ष तक चाहते थे, सीमित समय तक, ठीक है चाहते थे अंबेडकर जी, लेकिन अगर 10 वर्षों में उन जातियों का उत्थान नहीं हो पाया तो हमारी नैतिक चलिए रमेश जी के पास में आ जाता हूँ, रमेश शर्मा जी के पास में आता हूँ। रमेश चलिए संतोष जी बात आ गई आपकी, रमेश जी के पास में आ जाता हूँ। रमेश जी ठीक है, पटना हाई कोर्ट ने जो रोक लगी थी वो हटा दी है और एक बार फिर इस पर जो बहस है, जो चर्चा है, फिर वो छिड़ चुकी है। क्या इतना आसान है अभी ये? देखिए मोटे तौर पर कठिनाई तो इसमें कुछ नहीं है। मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, राजनीति जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में भले ही कोई इसका समर्थन करे या कोई इसका विरोध करे, लेकिन चलेगा वो एक ही चीज पर। हम अगर देखें कि जैसे आज भले ही भाजपा जातिगत जो जनगणना है उसका विरोध कर रही, मान करके चलिए कि अगर भाजपा की सरकार में आ गई तो वो भी इसी लाइन पर काम करेंगे। हम अगर देखें कितने ऐसे निर्णय थे, भाजपा जब विरोध में थी तो विरोध करती थी, सरकार में आई तो उन्होंने उसी लाइन पर काम किया। जैसे मान लीजिए लैंड एक्विजिशन एक्ट जो था, भाजपा ने विरोध किया था, जब सरकार आई तो उसको लेकर के आए। कितने ऐसे हैं जो भाजपा लेकर के आई है, कांग्रेस सरकार में आएगी तो वो निर्णय करेंगे। तो दिशा जो है, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले कहा, राजनीतिक दलों की सोच आज राष्ट्र हित के बजाय राजनीतिक हित की तरफ आ गई है। तो इसलिए अगर उनको इसमें राजनीतिक हित दिखेगा तो मुझे इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं दिख रही। ठीक है कि इस बार नहीं होगी, अगली बार हो जाएगी। मुझे अगर तय कर लिया है राजनेताओं ने जातिगत आधार पर जनगणना करने का तो वो निर्णय हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो जातिगत जनगणना पर एक बार फिर जो बहस है वो छिड़ चुकी है पटना हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद, और यही कारण है चूंकि
चुनावी साल है। अभी जिस तरह से राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव, और कहीं ना कहीं इसको एक चुनावी दांव के रूप में भी देखा जा रहा है। देखना होगा किसको इससे नफ़ा, किससे इसको नुकसान। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर जंग छिड़ी हुई है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती, लेकिन अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। देखना होगा कि जातिगत जनगणना का ये मुद्दा कितना असर आने वाले चुनाव में डालता है। IND एजेंडा है, बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।